आप सभी का बिहार विद्यापीठ में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के नवीन राज्य के उदय के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बिहार एग्ज़ाम के तो दृष्टिकोण से, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। आप जीके जीएस से पूछे जाने वाले हर एग्ज़ाम में नवीन राज्य के उदय से 1 से 2 सवाल या मैक्सिमम 3 भी सवाल या 4 भी सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लोग पढ़ते हैं पर उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो आज हम बिहार विद्यापीठ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, तो इसीलिए आप इस वीडियो में बने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह टॉपिक के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं नवीन राज्यों की उदय की। और आप अगर इस वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे जहां अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम बिना टाइम को बर्बाद किए इस टॉपिक को देखते हैं। और आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को पढ़िए मत, आप इस वीडियो को बार बार रिवीजन करिए। जितनी बार हो सके उतनी बार वीडियो को 2x पे करिए और बार बार देखिए। बार बार जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप इससे कुछ ना कुछ नए चीज़ें सीखेंगे और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। तो हम बिना टाइम को बर्बाद किए चले हम इस टॉपिक को देखते हैं। बात करेंगे औध के संस्थापक शहादत खां अथवा बहारून उल्मुख थे। इन्होंने औध की स्थापना 1722 ईस्वी में मुगलों से अलग होकर किया था। इन्होंने अपनी राजधानी फैजाबाद यानी लखनऊ को बनाया था। औध के राजाओं को नवाब कहा जाता था। शहादत खां के समय 1739 ईस्वी में ईरान और एशिया का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह ने औध पर आक्रमण कर दिया, किंतु औध धन दौलत से कंगाल था। अतः शहादत खां ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उस्का दिया। जब नादिर शाह दिल्ली को लूटने के बाद वापस शहादत खां के पास कुछ धन देने के लिए आया तो उसके डर से शहादत खां ने आत्महत्या कर ली। इसके मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में जंग हो गया। सूरजदौला के बीच उत्तराधिकार की युद्ध हुआ और सूरजदौला विजयी हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में त्रिगुट सेना में भाग लिया और पराजित हो गया। और 1801 ईस्वी में अवध ने लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रारंभ की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अंग्रेजी क्षेत्र में मिला लिया। वाजिद अली शाह को कैद कर लिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यही कारण था कि वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों का अवध से नेतृत्व किया। और विद्रोह समाप्त होने के बाद बेगम हजरत महल ने नेपाल चली गईं, जहां उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे हैदराबाद। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क ने अथवा चिमकलीस खां ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के समय किया। यहाँ के राजा को निज़ाम कहा जाता था। निज़ाम उल मुल्क ने 1725 ईस्वी में हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया। एक हिंदू दीनानाथ को निज़ाम उल मुल्क ने अपना दीवान नियुक्त किया। 1728 ईस्वी में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने हैदराबाद पर आक्रमण किया और पालखेड़ा के युद्ध में निजाम को पराजित कर दिया। और पेशवा तथा निजाम के बीच मुंशी शिवगांव की संधि हुई। इस संधि के तहत निजाम ने मराठाओं की अधीनता स्वीकार कर ली और चौथ तथा सरदमुखी नामक कर देने लगे। और जब 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने सहायक संधि प्रारंभ की तो उसने मानने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही बना। यहाँ से ये 3 प्रश्न आते हैं कि मराठाओं और
निजामों के बीच कौन सी संधि हुई? तो मुंशी शिवगांव की संधि हुई। और निजामों ने मराठाओं को कौन सी कर दिया था? तो चौथ और सरदेमुखी कर दिया था। और सबसे पहले अंग्रेजों की अंग्रेजों का सहायक संधि किसने माना था? तो हैदराबाद ने माना था। स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद का तेलंगाना वाला क्षेत्र पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जताई, किंतु सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो नामक पुलिस कार्रवाई से हैदराबाद को भारत में मिला लिया। अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक। गाइज आप भी अब चैनल में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिहार ऑल एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको वीडियो को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वीडियो को 2x पे करो और जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करो, जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाओ। कर्नाटक, अब हम बात करने कर्नाटक। कर्नाटक की स्थापना सरदुल्ला ने किया। कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए फ्रांसीसी तथा अंग्रेज आपस में लड़ गए और 3 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि 1746 से 48 तक चला। इस युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के अधिकार को लेकर इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध हुआ, और जिस कारण से उनकी कंपनियों भारत में युद्ध कर ली। ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार युद्ध एलिसाफा के संधि से समाप्त हो गया। इस संधि के तहत भारत में प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। और द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से लेके 54 तक चला था। इस युद्ध का कारण फ्रांसीसी गवर्नर डुफ्ले का महत्वाकांक्षी होना था। इनमें भारत में अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और यह युद्ध पांडुचेरी की संधि के तहत समाप्त हो गई। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो कि 1756 से लेकर 63 तक चला। इस युद्ध का कारण यूरोप में चल रहे शतवर्षीय युद्ध को माना जाता है। यह युद्ध इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ है। इस युद्ध के दौरान 1760 में वाड़ीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और भारत से फ्रांसीसी सत्ता लगभग समाप्त हो गई। यह युद्ध 1763 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गई। इस संधि के तहत चंद्रानगर और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार रहा और शेष क्षेत्रों पर अंग्रेजों की कब्जा हो गई। अब गाइज हम बात करने वाले हैं मैसूर के बारे में। मैसूर का राजा पहले विजयनगर साम्राज्य के एक अंग था, परंतु 1565 में तालकोटा के युद्ध के बाद विक्टर द्वितीय ने 1612 ईस्वी के समय मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई। मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने 1755 में किया। हैदर अली एक योग्य शासक था। मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार प्रारंभ किया और यही अंग्रेजों के तथा मैसूर के बीच युद्ध का कारण बना। फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने डिडगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया। अंग्रेज तथा मैसूर के बीच लड़े गए युद्ध प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1767 से लेकर 69 तक चला। हैदर अली ने अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव को दबाने के लिए अंग्रेजों के साथ यह युद्ध किया। इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहा और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर जनरल स्मिथ कर रहा था। यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि की सारी शर्तें हैदर अली ने तय किया था। यही कारण है कि संधि सफल नहीं हो सकी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जन्म ले लिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 84 तक चला था। इस युद्ध का कारण अंग्रेजों द्वारा हैदर अली का क्षेत्र माहे यानी पांडिचेरी पर अधिकार करना था। इस युद्ध में हैदर अली मारा गया और उसका बेटा टीपू सुल्तान ने युद्ध को आगे बढ़ाया। यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलोर के संधि से समाप्त हो गया, जबकि तृतीय मैसूर
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 तक चला। यह युद्ध टीपू सुल्तान ने लड़ा, किंतु इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो गया और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में समाप्त हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया और मैसूर के क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया और इस युद्ध में लॉर्ड वेल्लेस्ली ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया था। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक नौसेना का गठन किया और फ्रांस के जैकोबियन क्लब यानी फ्रांस का गर्म दल की सदस्यता ग्रहण की। फ्रांस क्रांति के बाद टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब बनवाया तथा राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान एक धार्मिक उदार शासक था। इसने शंकराचार्य द्वारा बनाए गए सिंगरी पीठ जो कि मैसूर में स्थित है का पुनः निर्माण करवाया। टीपू सुल्तान की अंगूठी पर राम लिखा था और टीपू सुल्तान के तोप का आकार शेर की तरह था। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन के गिद्दड़ की जिंदगी से अच्छा है एक दिन का शेर की जिंदगी। अब हम बात करने वाले गाइज पंजाब राज्य की उदय की। गाइज आप अभी तक चैनल में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को पढ़िए मत, वीडियो को सिर्फ 2x पे करिए और जितनी बार हो सके उतनी बार ध्यान से सुनिए, जिससे आप आगामी एग्जामों में अच्छा स्कोर करेंगे। तो गाइज हम बात करने वाले हैं पंजाब राज्य की स्थापना सुकरचकिया मिशन के राजा रणजीत सिंह ने किया था। इस समय 1898 तक अफगानिस्तान के शासक जमाल शाह ने हमला किया। इस हमले के दौरान जमाल शाह के कुछ तोप चिनाब नदी में गिर गए थे, जिसे राजा रणजीत सिंह ने वापस जमाल शाह को दे दिया और राजा रणजीत सिंह की इस उदारता से जमाल शाह प्रसन्न हुआ और लाहौर को उपहार में दे दिया। 1809 में रणजीत सिंह तथा चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई और इस संधि के तहत सतलज नदी को अंग्रेज तथा पंजाब राज्य के बीच का सीमा मान लिया गया और इस संधि का उद्देश्य रणजीत सिंह के साम्राज्य विस्तार को रोक लगाना था। राजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ा दी। 1839 ईस्वी में राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। आप इस बात को यह जरूर याद रखिएगा कि राजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो 1839 में हुई थी। और इनके बाद कौन शासक बना था, तो अगला शासक खड़क सिंह बना था। अगला शासक कौन बना? खड़क सिंह बना था। इन्होंने अपनी वजीर यानी पीएम ध्यान सिंह को बनाया। ध्यान सिंह एक धोखेबाज व्यक्ति था। उसने अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। खड़क सिंह की हत्या किसने किया था? तो ध्यान सिंह ने किया था, जो कि उनका वजीर था। अगला शासक नैनिहाल बना और इससे भी अपनी वजीर ध्यान सिंह को ही बनाया। ध्यान सिंह ने इसकी भी हत्या 1843 में कर दी थी। और इसके बाद अगला शासक शेर सिंह बना, किंतु शेर सिंह की 1844 में मृत्यु हो गई और इसके अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह अगला शासक बना। 1843 ईस्वी में राजमाता जिंदल के संरक्षण के महाराजा रणजीत सिंह के अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह को राजारोहण दिया गया। अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार के लिए 2 युद्ध लड़े थे। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध जो कि 1845 से 46 तक चला था। प्रथम पंजाब युद्ध चला था 1845 से 46 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध मुख्यतः महारानी जिंदल की राजनीति महत्वाकांक्षा का परिमाण था और यह युद्ध भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया था तथा इस समय भारत के प्रधान सेनापति जनरल गॉफ थे। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए और यह युद्ध भोरेवाला के संधि से समाप्त हो गया था। और द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध जो कि 1848 से 49 तक चला था। इस युद्ध का कारण
डलहौजी की राजहड़प नीति थी और लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर अधिकार के लिए चार्ल्स नेपियर नामक एक कुशल सेनापति भेजा था और यह चार्ल्स नेपियर ने युद्ध में विजयी रहा और पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। डलहौजी कोहिनूर हीरा पंजाब राज्य से लेकर ब्रिटेन की रानी को भेज दिया। राजा रणजीत सिंह का अल्प आयु पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने अच्छा शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया और उनकी माता को 48,000 रुपये प्रति वर्ष पेंशन देकर शेखपुरा जम्मू कश्मीर भेज दिया। इस प्रकार पंजाब पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कोहिनूर हीरा के बारे में। यह हैदराबाद के समीप गोलकुंडा के खान से निकला था तथा वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के पास था और जिसे मालिक कपूर ने छीनकर अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। खिलजी वंश के बाद यह हीरा तुगलक वंश के पास चला गया। तुगलक वंश से यह सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश के पास चला गया। लोदी वंश से यह मालवा के शासक के पास गया जिसमें मुगलों ने छीन लिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह ने छीन लिया और ईरान लेकर चला गया, किंतु पश्तूनिया दुरानियों ने नादिर शाह से कोहिनूर हीरा छीन लिया और पुश्तैनिया दुरानियों से पंजाब के सिख शासकों ने कोहिनूर हीरा छीन लिया। अंततः लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब के सिख शासकों से कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया और नीले रंग का यह कोहिनूर हीरा आज भी विक्टोरिया के राजमुकुट में है। यह निकला कहाँ से था? गोलकुंडा से। वारंगल के पास गया, वारंगल के बाद से खिलजियों ने लिया, खिलजियों के बाद से तुगलक ने, उसके बाद सैयद और लोदी के बाद से मुगल मालवा और नादिर शाह दुरानी पश्तून सिख और उसके बाद से डलहौजी ने विक्टोरिया को दे दिया, ब्रिटेन भेज दिया था। अब हम बात करने वाले हैं बंगाल। गाइज आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अगर वीडियो में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और आप वीडियो को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप वीडियो को जितनी बार देखोगे उतनी 2x पे करो और जितनी बार हो सके उतनी बार देखो, जिससे आप अच्छा आगामी एग्जामों में अच्छा स्कोर करोगे। और आप एक लाइक करते हो तो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए इसी तरह के कंटेंट लाता रहूँगा। तो गाइज हम फिर बात करने वाले हैं आज बंगाल के बारे में। बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने किया। इन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाया। इसकी मृत्यु 1727 में हो गई। मुर्शिद अगला शासक बना, किंतु 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद अलीवर्दी खां अगला नवाब बना और 1756 में इसकी मृत्यु हो गई। सिरदौला अगला शासक बना। सिरदौला का अपने ही परिवार में घसीटी बेगम से विवाद था, साथ ही साथ अपने पड़ोसी राजवल्लभाचार्य से भी विवाद था। इसी विवाद का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में किला बनवाया और प्रारंभ किया, जिसे फोर्ट विलियम्स किला कहा गया। इस फोर्ट विलियम्स किला का प्रधान अधिकारी रोजर ड्रेक था। सिरदौला ने अचानक किले पर हमला कर दिया और वहां से 146 लोगों को पकड़कर कलकत्ता के चंदनगर नामक स्थान पर एक छोटे से घर में कैद कर दिया, जिसमें से 123 लोग की मृत्यु हो गई और मात्र 23 लोग जीवित बचे। इस घटना को काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना की जानकारी इतिहासकार हार्नवेल ने दिया है, क्योंकि वह भी इसी 146 लोगों में से एक थे जो कि कैद किए गए थे। सिरदौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर क्लाइव बंगाल आया और उसने सिरदौला के सेनापति मीर
मीर जाफर तथा कोषाध्यक्ष वित्त मंत्री राज दुर्लभ को मिला लिया और 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल राज्य में हुगली नदी के किनारे पलासी नामक स्थान पर पलासी युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिरदौला ने मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट गया था, जिसकी रास्ते में हत्या कर दी गई और इस युद्ध के मैदान में मीर जाफर चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहा और अंग्रेज जीत गए और पूर्व सत्ता के अनुसार पूर्व शर्त के अनुसार मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना प्रारंभ कर दिया। मीर जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, किंतु धन जब समाप्त होने लगा तो मीर जाफर ने धन देने से कतराने लगा। इसी कारण से अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और इसे बंगाल का प्रथम शांतिपूर्व क्रांति कहते हैं। दस्तक प्रणाली यह दस्तक एक प्रकार का शाही फरमान था, राजा द्वारा दिया जाता था, जिसे अंग्रेजों के पास दस्तक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में छूट दी जाती थी। अंग्रेजों ने इस दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग प्रारंभ करने लगा, जिस कारण से मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया और इसी कारण से अंग्रेजों ने मीर कासिम का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर लाया और मुंगेर में गोला बारूद का कारखाना खोला और अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई और अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। गाइज, अब हम बात करने हैं बक्सर युद्ध के बारे में। मीर कासिम ने अब अवध के नवाब सिराजदौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक त्रिगुट यानी 3 गुटों वाली सेना का गठन किया और इन सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था और इसका सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों के साथ 21 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ और इसमें ही बक्सर का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में त्रिगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजयी हो गए। 1765 में अंग्रेजों ने अपना शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसका दीवान मोबिल राजा खां को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। इस समय कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था और क्लाइव को भारत में द्वैध शासक का जनक कहते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था और इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब हम बात करने वाले हैं आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में, जो कि 1814 से लेकर 1816 तक चला था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय कर्नल डेविड ऑक्सलोरीन ने गोरखाओं को 1816 में पराजित कर दिया, जिसके कारण 1816 ईस्वी में अंग्रेज तथा नेपाल के बीच सुगौली की संधि हुई और इस संधि में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा और आंग्ल ब्रह्मा युद्ध अंग्रेज को ब्रह्मा पर नियंत्रण करने हेतु 3 युद्ध करने पड़े थे। प्रथम आंग्ल ब्रह्मा युद्ध, जो कि 1824 से 26 तक चला था। 1824 में अंग्रेज सेनापति सर आर्चिबाल्ड कैंपबेल ने रेंगून पर अधिकार कर लिया था। इस
इस युद्ध का अंत 1826 एर्नाडुल की संधि के तहत हुई। इस संधि के समय अंग्रेज गवर्नर जनरल एम हास्टन थे और यह भारतीय इतिहास का सबसे महंगा युद्ध था। और द्वितीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध जो कि 1892 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध डलहौजी के शासनकाल में लड़ी गई थी। इस युद्ध के तहत 1892 में लोहार वर्मा और पिंगू के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। तृतीय आंग्ल ब्रह्मा युद्ध जो कि 1885 से लेकर 1888 तक चला। यह युद्ध लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में लड़ी गई थी और इस युद्ध के तहत बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। नोट: भारत शासन अधिनियम 1935 में बर्मा को भारत से पृथक करने का प्रावधान था। इसके तहत 1937 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। जबकि आंगसन की सहयोगी यूनिट के नेतृत्व में चल आंदोलन के कारण 4 जनवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज्य से आज़ादी मिल गई। गाइज, यहाँ हमारे नवीन राज्य के उदय चैप्टर ख़त्म होता है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अभी तक वीडियो में बने हो तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आगामी बिहार के किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित या भारत में कोई भी एग्ज़ाम जहाँ जीके जीएस से सवाल पूछे जाते हैं तो आपके आधुनिक भारत से पूछे जाएंगे। कहाँ नवीन राज्य से सवाल जरूर देखने को मिलता है। और आप वीडियो में बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को पढ़ना नहीं है, वीडियो को 2x पे करिए और वीडियो को जितनी बार हो सके, जितनी बार आप हो सके उतनी बार रिवाइज करें। जितनी बार सुनोगे और ध्यान से सुनोगे, इससे आप नए अच्छे अलग अलग पॉइंट याद कर पाओगे और आपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। या आप टेस्ट सीरीज लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, उसमें भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इससे वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार ध्यान से सुन लेते हो तो इस पॉइंट से या इस चैप्टर से कोई भी सवाल आता है उसे आप आसानी से कर पाओगे। तो गाइज, मिलते हैं इसी तरह के कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर।